हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इतना एक्सटेंसिव है, कैसे कवर करें, कहाँ पे कोई डिटेल छूट गया या नहीं छूट गया, प्री के लिए, मेंस के लिए, इंपॉर्टेंट सभी बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा इस वीडियो में। थोड़ा ये इसलिए वीडियो एक्सटेंसिव होने के कारण लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आत्मनिर्भर का मतलब है सेल्फ रिलायंट। एग्जैक्टली वही चीज़ जो हम स्लीपी क्लासेस के थ्रू आप चाहते हैं कि घर घर में हम अफसर बनाने की कोशिश करें कि कम से कम ऐसी कोई जो दिक्कत ना रहे कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तैयारी नहीं कर सकता। पूरा कंप्लीट जीएस एक्सेट्रा हमने कवर किया। ठीक है, आप देख सकते हैं अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, अफसर बनाने के राह पर अपने आप को डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। सबसे पहले जो 3 चीज़ों पर फोकस करता है कि कैसे लिक्विडिटी, लोगों के हाथ में कैश दिया जाए, देन किस तरह से सरकार अपने कुछ खर्चे बढ़ाकर चाहती है कि जो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर वगैरह पे काम करें। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा एंड देन कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कि कुछ पॉलिसीज बदली गई ताकि देश में जो हमारे पूरे जो फ्लो करती हैं चीज़ें यहाँ से वहाँ वो उनका स्ट्रक्चर बदला जाए। ठीक है, कि कैसे अगर किसी को उधार चाहिए या फिर किसी का कोई अगर कहीं पे किसी पे कोई केस हो जाता है, ठीक है, कंपनी में जिसमें इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए सबसे पहले जैसे बिल्कुल ब्रॉडर आइडिया ये बात कही गई थी कि 20,000 करोड़, जो 20 लाख करोड़ के आसपास का ये प्लान कहा गया, जिसमें 5 पार्ट में दिया गया ये ओवरऑल। तो ठीक है, मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। जहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे प्लीज़ साथ में नोट करते रहिएगा। ठीक है, मैं आपको वहाँ पर जो बता दूंगा ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, हो सकता है वो प्रेजेंटेशन में ना लिखा हो लेकिन हमें नोट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, 20 लाख करोड़ का प्लान था और कहा जाता है कि 10% भारत की जीडीपी के बराबर ये एक पैकेज है। ठीक है, भारत को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये पैकेज बनाया गया। 5 ब्रॉडर इसके पिलर्स रखे गए, इकोनॉमी, इंफ्रा, ठीक है, सिस्टम्स एंड हमारे देश की डेमोग्राफी जो कि यंग है बहुत, एंड डिमांड को क्रिएट करने के लिए। ओके, इसके पहले जैसे ये जो इसमें मेजर्स जो शामिल हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के को आरबीआई ने भी कुछ कदम उठा लिए थे जो हमने डिस्कस किए अपने प्रीवियस वीडियोस में। टीएलटीआरओ कहते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म मतलब रेपो के चलते आपको सस्ता उधार मिल जाएगा 3 साल के लिए। ठीक है, जो कंपनीज जो हैं 3 साल तक या फिर बैंक्स हैं 3 साल के लिए उधार ले सकते हैं। ठीक है, सस्ता उधार मिलेगा, रेपो सस्ता उधार होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो की बात हुई। देन बैंक्स के सीआरआर कम कर दिए गए, उससे भी बहुत सारा जो लिक्विडिटी रिलीज होगी। देन जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के चलते जो एसएलआर वगैरह की बात होती है उसको भी थोड़ा और कम कर दिया गया। एंड देन जो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे सिडबी, नाबार्ड वगैरह, उसमें सरकार ने कहा है कि आपको, आप अगर उधार दे रहे हैं तो हम उसको रीफाइनेंस कर देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का। एंड देन उसके बाद हमने डिस्कस किए हैं वो सभी दोस्तों ये वाले हमारे वेरियस वीडियोज़ में। आप सिर्फ सर्च करेंगे TLTRO स्लीपी क्लासेस, आपको सब मिल जाएगा। जैसे जो अगर आप सर्च करेंगे SLR स्लीपी क्लासेस, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन ये इस पर मैंने आपको एक अलग लेक्चर भी दिया था कि स्पेशल एक लिक्विडिटी फैसिलिटी दी गई है म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो उस पर भी जो आरबीआई ने 50,000 करोड़, जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो क्राइसिस हुआ था उसके बाद ये जो डेट फंड्स को दिया गया, एक पर्टिकुलर जो एक सेवा उपलब्ध कराई गई आरबीआई द्वारा। ओके, देन दोस्तों उसके बाद मैं आपको एक चाहता हूं जैसे यहाँ पे एक चीज़ बताना बिफोर वी प्रोसीड, क्योंकि हम एमएसएमईज की बात करेंगे। चलो पहले एक बार एमएसएमईज की बात देख लेते हैं। एमएसएमईज जो छोटी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो छोटी संस्थाएं होती हैं, माइक्रो या स्मॉल या मीडियम, ठीक है, उनके लिए सरकार ने कहा कि सिंस उनके पैसे अटक गए कि उनका सामान बिकना बंद हो गया, 2-3 महीने के लिए सब बंद रहा, तो सरकार ने कहा कि आपको कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा, ऑटोमेटिक लोन, कि आप लोन लेने जाइए वहां पर बैंक के पास या इंस्टीट्यूशंस के पास, इंस्टीट्यूशंस को हम आप गारंटी देंगे, कोलैटरल आपको कुछ गिरवी रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एंड अगर आपने पहले से ही कुछ अगर उधार लिया हुआ तो आप फर्दर सबऑर्डिनेट डेट भी ले सकते हैं, आगे भी डेट ले सकते हैं। एंड इसको जो सपोर्ट कौन करेगा, CGTMSE। दोस्तों CGTMSE के बारे में आपको चाहता हूं थोड़ा सा बताना कि यहां पर देख लेते हैं। जो CGTMSE होती है ये एक पर्टिकुलर एक संस्था है जो भारत सरकार ने बनाई है सिडबी के साथ मिलकर। ठीक है, जो हमारी MSME की एक मिनिस्ट्री है, तो उसी ने जो उसके साथ मिलकर भारत सरकार और सिडबी ने मिलकर एक संस्था बनाई ताकि जो क्रेडिट गारंटी दी जाए। जो छोटी संस्थाएं हैं उनके पास ऐसी कोई बहुत मशीनरी वगैरह नहीं होती जिसको वो उधार गिरवी रखें, या बैंक्स उसको चाहते नहीं, तो क्रेडिट गारंटी चाहिए होती है किसी की कोई उधार लेने के लिए, तो भारत सरकार वो गारंटी प्रोवाइड करती है। एंड उसी के लिए एक स्पेशल एक संस्था है, तो ये हमसे पूछ सकते हैं, सिडबी के साथ मिलकर भारत सरकार ने ये बनाई थी। ठीक है, तो भारत सरकार उसको 20,000 करोड़ और एक्सटेंड करेगी ताकि सबऑर्डिनेट डेट इन कंपनीज को दिया जाए। देन दोस्तों कि अब ऐसे भी है बहुत सारे, जैसे हमारे देश में फंड्स बनाने की बात हो रही है, तो उसमें एक बहुत मेजर एक फंड का नाम रखा गया फंड ऑफ फंड्स, जो कि जिसमें सरकार पैसा डालेगी एंड उस फंड ऑफ फंड्स के थ्रू देन एक जो ऐसा होगा जो बहुत सारे आगे फंड्स में पैसा देगा। ठीक है, एक मदर फंड होगा जहां से पैसा आएगा, एंड देन वो वेरियस जो फंड ऑफ फंड्स है उसमें पैसा जाएगा मदर फंड में, मदर फंड आगे वेरियस डॉटर फंड्स में पैसा बांट देगा। एंड अकॉर्डिंगली
जो हमारी जो बहुत तरह की डाइवर्स तरह की जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, कोई कपड़े में काम कर रही है ना, या फिर कोई कोई बॉल बेयरिंग्स बना रही है, छोटे छोटे काम कर रही है बहुत सारे, तो अकॉर्डिंगली उनको वेरियस तरह के फंड्स डील करेंगे, ठीक है, डॉटर फंड्स कहते हैं उनको। एंड देन डॉटर फंड्स की बात यहाँ पे अगर है तो देन उसके बाद इंकरेज भी किया जाएगा एमएसएमईज को कि स्टॉक एक्सचेंजेस की जो मेन बोर्ड में आप जाके लिस्ट भी होइए, एंड लिस्ट होने के लिए आपको सरकार सपोर्ट एक्स्ट्रा करेगी, ठीक है। एंड देन हमारी एमएसएमईज की परिभाषा बदल दी गई है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो एमएसएमईज दो तरह की होती हैं, या तो जो सर्विस मैन्युफैक्चरिंग की होती हैं, सर्विसेज की होती हैं। तो पहले जैसे इनकी परिभाषा थी डिफरेंट वेरी किया करती है, मैन्युफैक्चरिंग की अलग, एंड ठीक है, जो अगर आपको माइक्रो देखना है, माइक्रो में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की अलग थी। एंड देन उसके बाद तो सरकार ने ये अभी परिभाषा बदल दी एंड कांस्टेंट कर दी। मैन्युफैक्चरिंग है चाहे सर्विसेज है, अभी कांस्टेंट एक डेफिनेशन है। माइक्रो है अगर आप 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, आप माइक्रो कहलाएंगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में चाहे सर्विसेज में। स्मॉल में भी कांस्टेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, टर्नओवर 50, एंड मीडियम में भी इन्वेस्टमेंट 20 एंड टर्नओवर 100। अदरवाइज आप पहले देख सकते हैं, पहले ये वेरी करता है इन्वेस्टमेंट और जो सर्विसेज के दोनों के लिए वेरी करता है, ठीक है। जो छोटी सर्विसेज में छोटी फर्म्स होती थी मीडियम कहलाती थी, अदरवाइज अब उसको 20 करोड़ तक ले गए हैं, ठीक है, ताकि जो एक ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इसमें शामिल हो सकें। एंड इसमें एमएसएमई को जो दिए जा रहे हैं नए नए तरह के जो रियायतें दी जा रही हैं, जो सब्सिडीज मिलेंगी एक्सेट्रा, उन सभी का ये फायदा उठाएं ज्यादा से ज्यादा कंपनीज, ताकि इसीलिए इन सभी का जो एक्सपेंस बढ़ा दिया गया, ठीक है दोस्तों। ओके, डेफिनेशन बदल दी गई है। उसके बाद लिक्विडिटी ओरिएंटेड मेजर्स में भारत सरकार ने जो एमएसएमईज को और जो फायदे दिए, उसमें कि अभी जैसे ग्लोबल टेंडर सरकार निकालती है, तो सरकार क्या करती है कि बाहर की कोई भी कंपनी जो अप्लाई कर सकती है, तो बाहर की कोई भी कंपनी अप्लाई कर सकती है सरकारी किसी भी टेंडर में। तो सरकार ने उसको मना कर दिया कि 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर होंगे, सिर्फ भारतीय कंपनीज ही अप्लाई करेंगी। एंड ई मार्केट जो एमएसएमईज के सामान, जैसे अगर उनको अपना सामान बनाकर जैसे वो एग्जीबिशंस वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए अब ई मार्केट बनाने की बात हो रही है कि अगर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते तो आपका सामान तब भी बिके, ई मार्केट पे जाके एग्जिबिट कीजिए। एंड उसमें फिनटेक का भी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप हमारा कोई कोर्स खरीदते हैं, तो आप जो पेमेंट गेटवेज वगैरह यूज करते हैं वो फिनटेक है। एमएसएमईज तक भी उनको पहुंचाया जाए, उसके लिए सरकार अब काम करेगी। एंड अगर एमएसएमईज के कोई पैसे सरकार से आने हैं या किसी प्राइवेट जो भारत सरकार की जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं उनसे पैसा आना है, तो 45 डेज में आपका पैसा, एमएसएमई का पैसा वापस उनको मिल जाएगा, ठीक है, रिसीवेबल्स मिल जाएंगे। ओके, देन दोस्तों भारत सरकार ने ईपीएफ में भी थोड़ी सी रियायतें दी। तो ये आप बस बात समझ लीजिए, बहुत सी कंपनीज होती हैं, उनके वहाँ पर जैसे कुछ कंपनीज को मैंडेटरी है कि अपने एम्प्लॉयज़ जिनकी थोड़ी सैलरी कम है, तो या एक पर्टिकुलर लिमिट तक की सैलरी है, तो उनको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत पैसा डालना पड़ता है। एंड अकॉर्डिंगली उनकी सैलरी डिडक्ट भी होती है जो एम्प्लॉयज़ की। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन, जो एक तरह से दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलके एक फ्यूचर की एक सेविंग होती जा रही है। तो सरकार ने वो सेविंग में जो वो पैसा जा रहा था ईपीएफ में, सरकार ने डालना शुरू किया, उसको एक्सटेंड कर दिया अगस्त तक, एंड उसको रिड्यूस भी कर दिया, 12% नहीं देना। अदरवाइज बहुत सारी जगहों पर सरकार ने दे दिया, लेकिन उनके बियॉन्ड अगर आप उस जो एलिजिबल संस्थानों में नहीं आते जहाँ पे सरकार पैसा दे रही है, उसके बियॉन्ड है आप, तो आपको 12% नहीं, अब 10% डालना होगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपके पास भी, क्योंकि अभी कैश क्रंच है, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप ये भी इसका फायदा उठा सके। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों अब कि एनबीएफसी, जो ऐसी बहुत सारी जो अब सरकार, जैसे अब जो हमारी नॉन बैंकिंग जो हमारी फाइनेंशियल कंपनीज रहती हैं, है ना, या हाउसिंग फाइनेंस या फिर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, सरकार ने उनको भी फुली गारंटी करना शुरू कर दिया कि अगर वो कोई सिक्योरिटी वगैरह इशू करती हैं या उन्होंने कोई ऐसा कोई कागज इशू किया है, तो सरकार उसको फुली गारंटी कर रही है। तो सरकार का काफ़ी आउटले है। एनबीएफसीज ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमारे आपको पता है कि बिफोर कोरोना भी क्राइसिस में थी, तो उनके जो बहुत से उधार थे वो शॉर्ट टर्म उधार थे। तो जो उधार अगर उन्होंने आगे दिए हुए हैं तो वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन जहां से उन्होंने पैसा उठाया हुआ है वो शॉर्ट टर्म था। इसको हम क्या बोलते हैं, असेट लायबिलिटी मिसमैच, ठीक है। तो असेट लायबिलिटी मिसमैच था उनके साथ, तो उसके कारण एनबीएफसीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी। तो सरकार ने अगेन उनको फोकस में लाकर यहाँ पर उनके जो एग्जिस्टिंग जो डेट्स वगैरह को थोड़ा गारंटी करना शुरू किया। अगर वो आगे उधार लेते हैं तो उसको भी सरकार गारंटी करेगी। उनकी अगर कोई सिक्योरिटीज इशू करते हैं तो सरकार गारंटी करेगी। कहने का भाव ये है सरल सा यहाँ पर कि एनबीएफसीज, एचएफसी, एमएफआईज सरकार के दायरे में थोड़ा सा फोकस में रही, एंड अकॉर्डिंगली पैसा भी इनको मिलेगा गारंटीज के थ्रू। ओके, देन दोस्तों भारत सरकार ने पावर के बारे में बात भी करी कि बहुत सी कंपनीज हैं जो बहुत से लोग बिल नहीं भर पाएंगे, है ना, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बहुत घाटा हो सकता है। तो इसी कारण से शायद वो बिजली सप्लाई करना बंद कर दें लोगों को। एंड इन टर्न जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जब वो आगे उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो वो वापस जिनसे वो पावर खरीदती हैं उनको पैसा नहीं दे पाएंगी, है ना। तो उनको पैसा नहीं दे पाएंगे, जैसे एनटीपीसी हो गया, है ना, उनको पैसा नहीं दे पाएंगी, तो एनटीपीसी वगैरह काम करना बंद कर देंगी, बिजली बननी बंद हो जाएगी। तो इसी कारण सरकार ने बोला
कि हमारे कुछ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देन हमारे पास जो REC है, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन हुआ करती है पहले, अभी PFC ने उसको खरीद लिया REC को। तो अब यहाँ पर इनको बोला गया कि आपके पास पैसा है बहुत, आप फाइनेंस करते हैं जो हमारी पावर की जितनी भी संस्थानों को, आप ये जो कुछ पैसा निकालिए एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको पैसा दीजिए, ताकि उनका जो आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो उनका प्रोसेस है उसको ना रुके वो, एंड अकॉर्डिंगली क्योंकि जो NPAs वगैरह उनके बनेंगे या जो रिसीवेबल्स रह जाएंगे, उन रिसीवेबल्स के चलते या फिर उन लोन्स के चलते या जैसे भी है तो उनका प्रोसेस ना रुके एंड देश में पावर जो चल रही है वो पावर चलती रहे, बिजली का प्रोसेस ना रुके। ठीक है, तो फोकस में था। लेकिन यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है, REC दोस्तों पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन कहलाती थी, लेकिन अभी PFC ने खरीद ली एंड हमारे देश की एक इंपॉर्टेंट एक नवरत्न कंपनी है, किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। ठीक है, REC, ये आपसे सवाल अगर पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। ओके, देन दोस्तों भारत सरकार ने और भी किया, जैसे हमने इस पर लेक्चर भी बनाया था TDS TCS पर, कि भारत सरकार ने जो इनिशियल जो टैक्स कटता है आपका डायरेक्ट टैक्स ही होता है TDS TCS, वो भी रिड्यूस कर दिया। लेकिन TDS जो सैलरीड अकाउंट्स हैं उनके लिए नहीं हुआ, बाकी सभी के लिए नॉन सैलरीड सभी के लिए TDS में कटौती की गई है। पूरे जो फाइनेंशियल ईयर में ये अभी एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, 25% से। ऑलराइट, लेकिन इस दोस्तों से बात ध्यान रहे कि टैक्स में कोई कटौती नहीं हुई है, सिर्फ इनिशियल जो टैक्स जमा कराते हैं आप TDS, वो उसमें कटौती आई है, जो कि आपको लेटर ऑन अब देना पड़ेगा। ठीक है, अभी कैश चाहिए तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे रियायत मिल गई अभी। ओके, देन दोस्तों भारत सरकार ने कुछ और, जैसे माइग्रेंट्स के लिए खाने की बात करी, इंटरेस्ट सबवेंशन किया, मुद्रा में शिशु लोन्स। तो मैं आपको यहाँ चाहता हूँ बताना कि 3 तरह के मुद्रा में लोन्स रहते हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। जो सबसे छोटे वाले लोन्स होते हैं उनको शिशु लोन्स कहा जाता है। ये थोड़ा यहाँ पे डाल दिया ताकि आपको थोड़ा याद भी हो जाए। एंड देन दोस्तों जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा जो पैसे, वर्किंग कैपिटल मतलब जो डेली डे टू डे एक्सपेंस के लिए उनको खर्चा चाहिए, उसके लिए भी कुछ यहाँ पर जो बंदोबस्त किए गए। एंड मिडिल इनकम फैमिलीज हैं, मिडिल इनकम फैमिलीज किसको कहते हैं? जो 6 लाख से 18 लाख रुपए साल का कमाती हैं, वो मिडिल इनकम फैमिलीज कहती हैं। उनको भी अब उधार मिल सकता है थोड़ा सब्सिडाइज दामों पर, एंड हाउसिंग इंडस्ट्री कोलैप्स होने से बच जाएगी। ओके, देन दोस्तों एग्रीकल्चर की बात करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है किसान क्रेडिट कार्ड पर, इस पे और कंसेशनल क्रेडिट की बात बढ़ा दी गई है कि ऑलरेडी PM किसान के थ्रू जो पैसे आ रहे थे उसको भी बढ़ा दिया गया है, वो पहले ही अनाउंस था, है ना। तो एंड देन उसके बाद फार्मर्स को एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा दिया गया। एग्रीकल्चरल फाइनेंस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए कौन से जो बड़ी संस्थान है उनको तो मिलेगा ही, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है FPOs, है ना, कोई एग्रीकल्चर के एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई स्टार्टअप्स हैं, इन सबको मिलेगा। एंड देन जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, अगर कोई छोटी फूड एंटरप्राइज है उसको भी पैसा देने की बात की गई है, उसको फॉर्मलाइज करने की। फॉर्मलाइज होने से क्या होगा दोस्तों? उसको FSSAI का फूड स्टैंडर्ड वाले जो सारे के सारे लाइसेंस वगैरह मिल जाएंगे। अब वो अपना सामान ब्रॉडर मार्केट में, जो सिटीज वगैरह में जहां पे स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, बड़े बड़े स्टोर्स में, वहां पर सामान बेच सकते होंगे, अगर वो जो ये छोटी जो फूड एंटरप्राइजेस हैं इनको अगर फॉर्मलाइज करने की तरफ कदम उठाया गया तो। ओके, देन उसके बाद एग्रीकल्चर में बात करें तो मत्स्य संपदा, मत्स्य मतलब फिशरी से जुड़ा हुआ जो संपदा योजना सरकार ने जो लागू की थी, वो उसको और पैसा दे दिया गया है। उसमें मेरीन फिशरीज भी हैं दोस्तों, इनलैंड और एक्वाकल्चर, ये सभी कुछ शामिल रहता है। जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा हुआ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी पैसा दिया गया है। हर्बल कल्टीवेशन, बी कीपिंग, है ना, छोटी छोटी चीजें। यहाँ पे अपना मेंस का आंसर लिखें तो याद रखें। ऑपरेशन ग्रीन्स दोस्तों आप सर्च कीजिएगा, ऑपरेशन ग्रीन्स हमने लेक्चर कवर किया हुआ है। ऑपरेशन ग्रीन्स जो सिर्फ टोमेटोज, अनियन एंड पोटैटो तक सीमित था, इसको हर एक फ्रूट और वेजिटेबल पे जो लागू कर दिया गया। इससे होगा क्या? सब्सिडी मिलेगी अब ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज में, अगर कोल्ड स्टोरेज में अगर आप सामान रखते हैं अपना तो वहां पर भी अब सब्सिडी मिलेगी। ऑलराइट, चलिए। एंड देन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है डिमांड ओरिएंटेड, एक बहुत बड़ा मेजर है, 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं मनरेगा के लिए। ठीक है दोस्तों, मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा, की अगर कोई और लोग एक्स्ट्रा लोग आते हैं अगर पैसा जो जॉब सीख करने, 100 डेज की जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो अकॉर्डिंगली जो उसको मनाही नहीं करनी चाहिए। अब हमें जो और डिमांड क्रिएट करने के लिए लोगों को मनरेगा में जॉब मिलेगी। ओके, देन दोस्तों स्टेट्स के लिए क्या किया गया? स्टेट्स में जैसे कैंपा फंड्स रहते हैं, जैसे आपको पता है कि कंपनसेटरी जो एफॉरेस्टेशन होती है, वो जैसे अगर कोई इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री को हटाकर अपने इंडस्ट्री को लगाने के लिए अगर कोई आपने पेड़ काटे, फॉरेस्ट हटाया, तो आपको कंपनसेशन करनी पड़ती है उसका पैरेलली कहीं और आपको फॉरेस्ट लगाना होता है, अकॉर्डिंगली एक आपको रकम अदा करनी पड़ती है। तो उसका फंड भी है, तो वो फंड जो है सेंटर के पास रहता है, वो सेंटर ने कहा है कि वो स्टेट को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली होना था, पैकेज का पार्ट बना दिया गया। ठीक है, उसको आप मान के चलिए, ठीक है, लेकिन मेंस के आंसर के पॉइंट से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, आप उसको अगर घर बैठ के बात
बात करें तो आपको काफ़ी लगेगा कि अरे इतना बड़ा पैकेज बना दिया, इतना बड़ा पैकेज है नहीं वैसे, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें करनी ही थी ये तो नॉर्मल है, तो पैकेज का पार्ट नहीं होनी चाहिए थी एज सच अनाउंसमेंट के लिए, लेकिन हमें पॉइंट पता होने चाहिए, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टेट की बोरोइंग है दोस्तों, स्टेट भी बोरो कर सकती हैं। अभी तक तो 3% तक जीएसडीपी, जो स्टेट की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहती है, उसका 3% तक अलाउड था, अभी उसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया कि 5% तक आप उधार ले सकते हो। जो ये एक्स्ट्रा 2% है, समझना बहुत जरूरी है, ये एक्स्ट्रा 2% कैसे। पहली बात, जो इसमें जो आधा परसेंट है 0.5%, वो अनकंडीशनल है, जो स्टेट का मन करे जैसे मन करे वो ले सकती है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद ठीक है, हाफ हमने कर लिया, हमने 0.5 कैलकुलेट कर लिया। जो नेक्स्ट, जो अब अगला 1% है, वो स्टेट को कहा गया कि आप 4 तरह के रिफॉर्म्स कीजिए, आप वो चारों रिफॉर्म करते जाएंगे, आपको 0.25 आप एक्स्ट्रा लोन लेने के लिए एलिजिबल होते रहेंगे। क्या क्या 4 चीजें हैं वो? अर्बन लोकल बॉडीज के रेवेन्यूज को रिफॉर्म करना, ठीक है, जो आपकी सिटीज वगैरह में जो मेयर्स वगैरह रहते हैं उनके अंडर आने चाहिए अब टैक्सेस वगैरह, ताकि वो टैक्सेस खुद के अर्बन लोकल बॉडी जनरेट करें एंड खुद की सफाई, खुद का ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकें। देन 1 नेशन 1 राशन कार्ड को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, एक और 0.25 एक्टिवेट हो जाएगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप इंप्रूव करते हैं एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करते हैं, तो ये 0.25 आपके एक्टिवेट होते रहेंगे। एंड अगर आपने इन चारों में से 3 अचीव कर लिए तो 0.5 आपको जो बाकी बचा हुआ था, है ना, 1% यहाँ पे मिलेगा, पॉइंट ये 1.5 हो गया था, जो बाकी 0.5 बचा एक्स्ट्रा का, वो आपको तब कब मिलेगा? अगर आपने इन चारों में से अगर आपने कोई भी 3 अचीव कर लिए, 0.5 आपका और एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आप 5% तक एक्स्ट्रा बोरो कर सकते हैं अपने स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ऑलराइट, ओके। देन दोस्तों अब यहां पर है कि कुछ और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात की गई है। एग्रीकल्चर में जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, एपीएमसी एक्ट को रिफॉर्म करने की बात की गई है। बहुत 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 बड़ी अनाउंसमेंट है। सेंटर अपनी पावर यूज करके स्टेट लेवल चीज पर अब कुछ काम करने वाला है। दैट मीन्स ये थोड़ा फेडरल स्ट्रक्चर को भी चैलेंज हो सकता है, इस पे हम सवाल करने चाहिए हमें और अटेम्प्ट, ठीक है। अभी आप इसको भी नजर बनाए रखना, ओके। वायबिलिटी गैप फंडिंग रहती है कि जहां पर अगर कोई प्रोजेक्ट वायबल होता नहीं है या फिर वायबल, जैसे उसमें कुछ अगर वायबिलिटी में टेंशन रहती है, तो अकॉर्डिंगली यहां पर सरकार अपना पैसा डाल देती है। एक तरह से पीपीपी मॉडल, पीपीपी आप सर्च करेंगे हमारी क्लासेस में आपको मिल जाएगा। पीपीपी मॉडल का ही एक तरीका रहता है जिसको सरकार अब चाहती है और पैसा देना, ठीक है, ताकि और जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन अगर बढ़ानी है तो सरकार की पार्टिसिपेशन भी यहां बढ़े। देन हेल्थ सेक्टर पे दोस्तों सरकार ने काम किया। सरकार ने कहा है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे इन्फेक्शियस डिजीज एक ब्लॉक हो जाएगा, बनेगा। लैब का नेटवर्क हमें स्ट्रेंथन करना है। एंड देन दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सरकार कह रही है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट हमें बनाना है। दोस्तों आप इसको सर्च कीजिए, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट क्या होता है। ये हमारी भारत सरकार ने लॉन्च किया था, 1 साल के आसपास की बात है इसको लॉन्च किए हुए, जो कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम ऑनलाइन रिकॉर्ड कीपिंग की बात करते हैं कि अगर आपने एक डॉक्टर को दिखाया तो उसके बाद दूसरे डॉक्टर को दिखाना है तो पहले से ही आपकी रिपोर्ट ऑनलाइन पड़ी हो, ठीक है। तो उसके बारे में बहुत सारी जो नीति आयोग की लंबी सी रिपोर्ट है, मैं हमने कवर भी की हुई है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, ओके। देन दोस्तों एजुकेशन सेक्टर की बात करें, पीएम ई विद्या एक ऐसा पोर्टल जो कि डिजिटली बहुत हमारे गांव तक हमारी एजुकेशन को ले जाएगा। देन मनोदर्पण कि साइकोलॉजिकल इश्यूज अगर फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैमिलीज, हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। तो उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज को जो सपोर्ट देने के लिए, थोड़ा सा वहां पर उनको सहायता करने के लिए मनोदर्पण एक मैगजीन ऑनलाइन वगैरह शुरू करने की बात कर रहे हैं। देन करिकुलम को थोड़ा सा और जो इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। एंड देन वहां पे लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इशू, ताकि जो ग्रेड 5 तक के हमारे बच्चे हैं वो अपनी ग्रेड तक के तो सभी के सभी सवाल सॉल्व कर पाए 2025 तक। अभी जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो एसर रिपोर्ट्स रहती हैं वो बताती हैं कि 5वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो दूसरी क्लास के सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, 8वीं क्लास के बच्चे 5वीं क्लास के सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो टेंशन की बात है, तो इसीलिए इस मिशन को और अभी जो इम्पेटस मिला। देन दोस्तों इंसॉल्वेंसी की बात होती है, अगर आप दिवालिया हो गए तो उसमें भी जैसे अभी 1 करोड़ तक लिमिट कर दी गई है कि कम से कम 1 करोड़ की यहाँ पे इंसॉल्वेंसी की बात की जाएगी। 1 लाख रुपए तक की जो लिमिट थी पहले 100 गुना बढ़ा दी गई। तो इसको क्यों किया गया? क्योंकि एमएसएमईज वगैरह हैं उनको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से बचाने के लिए। एंड देन दोस्तों इनके लिए स्पेशल एक कोड डाला जाएगा एमएसएमईज के लिए। एंड देन उसके बाद जो अगर नया कोई केस आ रहा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है कि अभी कोई केस नहीं आएगा। एंड एक और चीज है कि अगर कोविड-19 के चलते आपने डिफॉल्ट किया तो उस डिफॉल्ट को इंसॉल्वेंसी के तहत अभी ट्रिगर नहीं किया जाएगा, प्रोसीडिंग्स अभी चलाई नहीं जाएंगी। ऑलराइट, तो इसलिए इंसॉल्वेंसी पे थोड़ा सा यहाँ पर अभी थोड़ी रियायत है। एंड देन कॉर्पोरेट्स के लिए जो छोटे छोटे जो ऑफेंसेस हो जाते हैं, सीएसआर आपने ठीक से नहीं फाइल किया एक्सेट्रा, उन छोटी छोटी जो उसके लिए अगर सीईओ को अरेस्ट कर लिया जाए तो वो भी सही बात नहीं होती, तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। एंड देन जो अगर भारतीय जो कंपनीज हैं अगर फॉरेन जो किसी जगह पर जाकर अपने आप को चाहती हैं वहां पर लिस्ट करना, उसको भी अलाउ कर
दिया गया भारत सरकार की तरफ से। जो गिवन कंडीशन क्या है कि वो जो फॉरेन कंट्री है, वो फॉरेन वाली जो लोकेशन है वो आपको पहले से अलाउ करती है, भारत सरकार की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड देन अगर आपके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वगैरह हैं, अगर वो आपने लिस्ट किए हुए हैं अपनी जो कहीं पे स्टॉक मार्केट में, आप प्राइवेट कंपनी है लेकिन, तो आपको अभी प्राइवेट कंपनी ही माना जाएगा, लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी मानने से बहुत सारी रेगुलेशन बढ़ जाती हैं। एंड देन उसके बाद अगर आपको जैसे भारत सरकार को जो नई नई तरह के जो एनक्लेव चाहिए होते हैं कि जो एपेलेट ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं जिनको, तो जो कंपनीज के लिए वो भारत सरकार अभी बना सकती है बहुत आराम से, भारत सरकार को पावर मिल गई है उसकी। एंड अगर जो छोटे छोटे अगेन जो डिफॉल्ट्स वगैरह हैं स्मॉल कंपनीज के, 1% कंपनीज है ना इनके स्टार्टअप्स के, तो उस पर जो डिफॉल्ट्स वगैरह पर पेनल्टीज को कम कर दिया गया है, क्योंकि अभी ऑलरेडी पैसा नहीं है, तो जो पेनल्टीज वगैरह देने में तो और अब या फिर बहुत सारी ऑटोमेटिकली जो स्लिपअप्स हो सकते हैं कि जो कंपनीज पूरा ही नहीं कर पा रही है ना। तो उसके बाद PSUs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डेवलपमेंट है लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करेगी हमारे देश को। तो ये क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की घोषणा की जाएगी, एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन से होंगे जहां पर कम से कम एक सरकारी कंपनी का होना जरूरी है। वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एक ना एक सरकारी कंपनी तो होगी ही होगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है देश के लिए, जो आपदाओं में, किसी पेंडेमिक में या किसी क्राइसिस में आपके काम आती है। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहां पर एक PSC का होना जरूरी है, ठीक है। PSC मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सरकारी कंपनी। एंड देन उसके बाद दोस्तों अगली जो यहाँ पे जो बात है वो कह रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है वहां पर एक एंटरप्राइज पब्लिक होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी प्राइवेट कंपनीज नहीं आएंगी, प्राइवेट भी आ सकती हैं, दे आर आल्सो अलाउड। एंड जो हमारी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कितनी सरकारी कंपनीज हो सकती हैं, क्या सिर्फ एक होगी? मैक्सिमम 4, 1 से लेकर 4 तक हो सकती हैं। उसके बियॉन्ड अगर आपकी बहुत सारी कंपनीज है, मान लीजिए स्टील में मान लीजिए भारत की 8 कंपनीज हैं, तो वो उसको कंसोलिडेट किया जाएगा या प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। एंड जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर के बियॉन्ड सेक्टर्स हैं उनमें जितनी भी भारत सरकार की PSCs हैं सभी को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म भारत सरकार का रिफॉर्म का एजेंडा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक हमारा जो आज का जो लेक्चर था, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, PSCs की बात की गई, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, कौन से लोन्स दिए गए, छोटी मोटी टर्म्स हैं, PM ई-विद्या क्या होता है, मनोदर्पण क्या होता है, तो हमें पता रहनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। एंड देन यहाँ बहुत जो टर्म्स यूज हुई हैं ये हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा एक जो मेजर एक फॉर्डर मटेरियल है। फॉर्डर मनरेगा पे और पढ़िए, ठीक है। व्हाट इज मनरेगा, हमने आपको सवाल भी पूछा था प्रीमिक्स में, ठीक है। तो ये जानते रहना ही हमारे लिए फायदे की बात रहेगी, ऑलराइट। तो इसलिए अब आगे मार्केटिंग मटेरियल दोस्तों में 2021 में भी हम वही करने वाले हैं जो हमने 2020 में या 19 में या 18 में किया, दैट इज टू गो इनटू डेप्थ। हम डेप्थ में जाके चीजों को तहे में निकाल के या तो हम उसको कवर कर रहे हैं, या फिर अगर कोई चीज कवर नहीं हो रही आपको बता रहे हैं, जैसे मनरेगा मान लीजिए भी कवर नहीं है, तो मैं आपको बोल रहा हूं मनरेगा पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार बस क्विक गूगल और एक क्विक विकीपीडिया पढ़ के देखिए, 2 4 5 बातें इंपॉर्टेंट पता लगती हैं, नोट्स में बना लीजिए, ठीक है। दैट्स इट। तो गेटिंग इट, तो उसी तरह से चलाते हुए एक PCM बैच हम चलाते हैं पूरा साल। PCM बैच में प्री और मेंस आंसर राइटिंग भी करते हैं, प्री के टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स जब की रिक्वायरमेंट जब अंत में प्री के पहले क्रैश कोर्स करते हैं, तो अभी इंस्टॉलमेंट्स में भी अवेलेबल है वो। एंड देन एसए का बैच जहां पे सेपरेटली आप एसए के आंसर्स देखते हैं, एंड ऑप्शनल के बैचेस में पॉल साइंस भी ऐड हो गया है, सोचो पहले ही था। एंड देन दोस्तों कॉम्बिनेशन में आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे बचा लेते हैं क्योंकि आप चीज़ों को इकट्ठे खरीद लेते हैं, ऑलराइट। देन टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की, और ये सभी कुछ कहाँ पे अवेलेबल है, sleepyclasses.com पर जाके टारगेट 2021 में, ऑलराइट। एंड देन अगेन आई रिपीट कि सिर्फ कंटेंट नहीं है दोस्तों, इवैल्यूएशन भी है, ऑलराइट। हमारे PCM कोर्स में एसए के लेक्चर्स हैं, लेकिन एसए की इवैल्यूएशन नहीं है। एसए की इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास सेपरेट एक कोर्स है, क्योंकि 250 मार्क्स 250 मार्क्स का एक सेपरेट कोर्स होना बनता है, ऑलराइट। एंड देन इसीलिए आप जाइए हमारी जो वेबसाइट sleepyclasses.com पे, टारगेट 2021 टैब दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए, सारे के सारे कोर्सेज वहां अवेलेबल। अगर 2020 के एस्पिरेंट हैं तो अभी प्रीलिम्स अगर पोस्टपोन्ड है तो आप 24 दिन तक लिखिए, क्योंकि बहुत से बच्चे लिख रहे हैं, उनके आंसर्स हम रिव्यू करके उनको वापस भेज रहे हैं, मॉडल आंसर्स दे रहे हैं, वीडियो सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एंड सिंपल सी बात है कि आप GS के साथ ही टच में होने चाहिए, एंड लेकिन अभी सिंस प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड है तो हमें GS के साथ मेंस में टच में भी होना चाहिए। 1-1.5-2 घंटा अगर हम दिन में GS मेंस के लिए भी लगा लें, कोई बुरी बात नहीं है, ऑलराइट। देन अगर आपने लेट्स से कंटेंट में कमी रह गई तो आप क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी क्रैश कोर्स अवेलेबल हैं दोस्तों, एंड बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से ये चीज़ों के जो अवेलेबल हैं, ऑलराइट। तो ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है। बाकी अनंत कंटेंट डाला हुआ दोस्तों हमने GS का, प्री क्योर में करंट अफेयर्स, प्रीमिक्स में हमारे जो क्वेश्चन जाते हैं, एंड देन मैड की सीरीज रहती है जिसमें हम मेंस के सवाल डिस्कस करते हैं जब मेंस नजदीक आ जाता है, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, इनके PDFs एक्सेट्रा। sleepyclasses.com पे जो डाउनलोड का बटन है वहाँ जाके देखिए, और बस ये भारत आत्मनिर्भर बनिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। UPSC की तैयारी में रैंक उसी का ही आएगा जो आत्मनिर्भर होगा। टीचर्स बताएंगे, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, टीचर्स सबको बताएंगे, आपको भी बताएंगे, और 1000, 2000, 5000, 10,000 बच्चों
को और बताएंगे। लेकिन जो आत्मनिर्भर होगा, जो टीचर की बात सुनकर मनरेगा को जाके लेट से अगर मैंने बोला रिसर्च कर लो, तो रिसर्च कर लेगा, रैंक के करीब पहुंचता जाएगा। ऑलराइट, तो जितना खुद पे डिपेंडेंट है उतना ही आप बाकियों से आगे निकलते जाएंगे। टीचर गाइड करता रहेगा आपको, लेकिन चलना आप ही को खुद है। ऑलराइट, चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बहुत ही लंबा लेक्चर हुआ। अगर आपने अंत तक देखा तो आप उसको अंत में प्लीज एक बार हम मेरे लिए सिर्फ ABA लिख दीजिएगा, ठीक है? आत्मनिर्भर भारत अभियान ABA, दैट्स इट। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।